हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी। बेसिकली हमने स्टार्ट किया हुआ था एनालिटिकल साइकोलॉजी बाय कार्ल जंग, जिसमें हमने कार्ल जंग की लाइफ के बारे में डिस्कस किया था और फिर हमने साइकिक एनर्जी के बारे में डिस्कशन की थी, उसके बेसिस ऑफ कार्ल जंग के सिस्टम के बारे में पढ़ा था और फिर हमने उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस किया था। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कार्ल जंग ने एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी में किन किन एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, उन एस्पेक्ट्स के पीछे उनका जो बिलीफ सिस्टम है वो क्या कहता है। फिर हम ईच एक्सपेक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेसिकली कि एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी कहते किसे हैं। तो बेसिकली कार्ल जंग के मुताबिक हमारी जो टोटल पर्सनालिटी या साइकी है वो अलग अलग सिस्टम से मिलकर बनती है, जिन्हें वो एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी कहते हैं। ये सिस्टम्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। ये एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी बेसिकली 8 उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। पहला था ईगो, उसके बाद उन्होंने बोला द एटीट्यूड्स, जिसमें उन्होंने एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन को एक्सप्लेन किया था। फिर उन्होंने साइकोलॉजिकल फंक्शंस के बारे में बात की एंड देन उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के बारे में बात की। फिर उन्होंने पर्सनल अनकॉन्शियस के बारे में बात की एंड देन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में बात की। उसके बाद कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस एंड देन द आर्कीटाइप। तो स्टार्ट करते हैं पहले से, विच इज़ ईगो। बेसिकली कार्ल जंग ने ईगो को सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस कहा और उन्होंने कहा कि ये बेसिकली हमारा वो हिस्सा है जो सोचता है, समझता है, फील करता है और चीज़ों को याद रखने की कोशिश करता है। सिंपल वर्ड्स में ईगो हमारी अवेयरनेस है जो हमें अपनी एग्जिस्टेंस और इंडिविजुअलिटी का एहसास दिलाता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितनी भी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना या अपने आप को समझना, ये सब ईगो के थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और बहुत इंटरेस्टिंग बात है नोट करने वाली कि ईगो सिर्फ सिलेक्टिवली काम करता है, यानी हर स्टिमुलस या इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है वो डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुँचती। ईगो फिल्टर की तरह काम करता है और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देता है जो उस वक्त हमारे लिए रेलेवेंट या इम्पॉर्टेंट होती हैं। बाकी सब अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि ईगो एक गेट कीपर है जो डिसाइड करता है कि हमारी अवेयरनेस में क्या चीज़ें लानी हैं और किन चीज़ों को बैक ऑफ द माइंड स्टोर करते जाना है फॉर फ्यूचर यूज़। फिर उन्होंने एटीट्यूड्स के बारे में बात की, यानी एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। जंग के मुताबिक हमारी जो साइकिक एनर्जी है वो दो डायरेक्शंस में जा सकती है, या तो बाहर की दुनिया की तरफ यानी एक्सटर्नल, या फिर अपनी अंदर की दुनिया की तरफ यानी इंटरनल। एक्सट्रोवर्ड्स वो लोग होते हैं जो ओपन होते हैं, सोशल सिचुएशंस को डील करते हैं, दूसरों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और वर्ड ओरिएंटेड होते हैं। ये लोग ईजिली लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और सोशल सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। इसी तरह जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा विड्रॉन और शाय फील करते हैं। ये लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स पे फोकस करते हैं और अपनी इनर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं। जंग कहते हैं कि हम सब के अंदर दो एटीट्यूड्स की कैपेसिटी होती है, लेकिन यूजुअली सिर्फ एक ही एटीट्यूड हमारे ऊपर डोमिनेट करता है। जो एटीट्यूड डोमिनेंट होता है वो हमारे बिहेवियर और कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट करता है, मगर जो नॉन डोमिनेंट एटीट्यूड होता है वो पर्सनल और अनकॉन्शियस में चला जाता है। वहाँ से भी हमारे बिहेवियर्स पे क्वाइटली असर कर रहा होता है या किसी न किसी तरह से इफ़ेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंट्रोवर्ट बंदा कुछ सिचुएशंस में एक्सट्रोवर्ट जैसे बिहेव कर सकता है, या एक्सट्रोवर्ट लोग नेचुरली इंट्रोवर्ट लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजिकल फंक्शंस। बेसिकली कार्ल जंग ने जब ऑब्जर्व किया कि हर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक जैसे बिहेव नहीं करते, तो उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन प्रपोज किया, जिसे उन्होंने कहा साइकोलॉजिकल फंक्शंस। ये बेसिकली दो तरीके हैं जिनके ज़रिए हम दुनिया को परसीव और अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नल रियलिटी हो या हमारा अपना इनर सब्जेक्टिव वर्ल्ड। जंग के अकॉर्डिंग ये 4 फंक्शंस हैं: सेंसिंग, इंट्यूटिंग, थिंकिंग और फीलिंग। सबसे पहले आते हैं नॉन रैशनल फंक्शंस, सेंसिंग और इंट्यूटिंग। ये फंक्शंस एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उनका एवेल्युएशन या जजमेंट नहीं करते। सेंसिंग, जब हम अपनी सेंसेस के ज़रिए एक्सपीरियंस को परसीव करते हैं, जैसे एक कैमरा फ़ोटो कैप्चर करता है, बिल्कुल रॉ डेटा कलेक्ट करता है। इंट्यूटिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, ये डायरेक्ट सेंसरी इनपुट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक डार्क रूम में हमें सडनली फील हो कि कोई और भी वहाँ पर है, तो वो हंच, वो सिक्स्थ सेंस, ये सिक्स्थ सेंस टाइप जो फीलिंग्स होती हैं, इसे हम लोग कह देते हैं इंट्यूशंस।
दूसरा पेयर आ जाता है रेशनल फंक्शंस का, थिंकिंग और फीलिंग। ये दो एक्सपीरियंसेस का इवैल्यूएशन और जजमेंट करते हैं। थिंकिंग फंक्शंस डिसाइड करता है कि कोई चीज़ ट्रू है या फॉल्स, यानी लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। उसके बाद फीलिंग फंक्शन डिसाइड करता है कि कोई एक्सपीरियंस हमें अच्छा लग रहा है या बुरा, प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट, स्टिमुलेटिंग या बोरिंग। जंग कहते हैं कि जैसे हम सब के अंदर इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन दोनों प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक डोमिनेंट होता है, वैसे ही हम सब के अंदर ये 4 फंक्शंस होते हैं, यानी हमेशा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूजुअली सिर्फ एक फंक्शन डोमिनेंट करता है और बाकी अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि सिर्फ एक टाइम पे एक ही पेयर डोमिनेंट करता है, यानी आप एक साथ फीलिंग और थिंकिंग दोनों को रूल नहीं कर सकते, और ना ही सेंसिंग और इंट्यूटिंग दोनों साइमल्टेनियसली डोमिनेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, ये सारे फंक्शंस मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरह से रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल टाइप्स की। तो बेसिकली जंग ने कहा कि हर इंसान की पर्सनालिटी को समझने के लिए हमें उनके एटीट्यूड्स और साइकोलॉजिकल फंक्शंस दोनों को देखना चाहिए। इन दोनों के इंटरेक्शन से जंग ने 8 साइकोलॉजिकल टाइप्स एक्सप्लेन किए, यानी 4 एक्सट्रोवर्टेड टाइप्स और 4 इंट्रोवर्टेड टाइप। अगर हम एक्सट्रोवर्टेड टाइप्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग, इंट्यूटिंग। अगर हम एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप की बात करें, ये लोग सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक जीने की कोशिश करते हैं, फीलिंग्स को रिप्रेस करते हैं, लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव होते हैं, कभी कभी रिजिड और कोल्ड भी लगते हैं। ये लोग साइंस या रिसर्च में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, दूसरों के ओपिनियंस के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ईजीली फ्रेंडशिप्स बना लेते हैं और काफ़ी सोशेबल और चीयरफुल होते हैं। जंग के मुताबिक ये टाइप ज़्यादातर वुमेन में पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप। इनका फोकस होता है एंजॉयमेंट पे, प्लेजर सीकिंग पे और नए एक्सपीरियंसेस बनाने पे। ये लोग एडाप्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं और लाइफ को एंजॉय करते हैं विदाउट मच इंट्रोस्पेक्शन। लास्ट आ जाता है एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूटिंग टाइप। ये लोग पॉलिटिक्स और बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा कैच करने वाले होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते रहते हैं। ये लोग क्विक डिसीजंस लेते हैं जो अक्सर सही साबित होते हैं उनके लिए। अगर हम इंट्रोवर्टेड टाइप्स की बात करें, यानी अगर हम इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप की बात करें तो ये लोग ज़्यादातर अपने थॉट्स और थेरीज़ में खोए रहते हैं। इनका दूसरों के साथ एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और इनको आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनका फोकस अपने फीलिंग्स पर नहीं बल्कि ऑब्स्ट्रक्शंस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पे होता है, और बाहर वाले इनको स्टबर्न, अलूफ और एरोगेंट समझते हैं मोस्टली। इसके बाद अगर हम बात करें इंट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप की, तो ये लोग रेशनल थिंकिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ये डीप इमोशंस फील करते हैं, मगर उनको ओपनली एक्सप्रेस करना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोगों को ये मिस्टीरियस और इनएक्सेसिबल लगते हैं, यूजुअली क्वाइट, मॉडेस्ट और कभी कभी चाइल्डिश भी नज़र आ सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों के थॉट्स और फीलिंग्स का ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाते ये लोग, इसीलिए थोड़े कोल्ड और विड्रॉन भी लगते हैं। अगर हम बात करें इंट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप की, तो ये लोग काम और पैसिव लगते हैं। एवरीडे लाइफ में ये लोग बहुत ज़्यादा डिटेच्ड रहते हैं, मगर दूसरों की एक्टिविटीज़ को एक जेंटल अम्यूज़मेंट के साथ देखते हैं। ये एस्थेटिकली सेंसिटिव होते हैं। ज़्यादातर ये लोग अपने आप को आर्ट, म्यूज़िक के ज़रिए एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं, इंट्यूशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिंग टाइप की बात करें तो इनका फोकस ज़्यादातर इंट्यूशंस पे होता है, इसलिए ये रियलिटी से कट ऑफ होकर बात करते हैं। ये विजनरीज और ड्रीमर्स होते हैं, प्रैक्टिकल मैटर्स में कमज़ोर और प्लानिंग में स्ट्रगल करनी पड़ती है ऐसे लोगों को। दूसरे लोग इनको अजीब या इसेंट्रिक समझते हैं, लेकिन ये अपनी सोच और इमेजिनेशन की दुनिया में जीते रहते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनल अनकॉन्शियसनेस की। जंग के मुताबिक ये फ्रूट का जो कॉन्सेप्ट है प्री कॉन्शियस, इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ वो सारी चीज़ें स्टोर होती हैं जो पहले हमारे कॉन्शियस माइंड में थीं लेकिन अब भूल गए हैं या सप्रेस हो गई हैं, शायद इसीलिए वो ट्राइबल, थिन या डिस्टर्बिंग है।
इसे आप एक फिलिंग कैबिनेट समझ सकते हैं। कभी कभी हमारी अटेंशन अचानक किसी पुरानी मेमोरी पे चली जाती है, जैसे कल का कोई सीन या चाइल्डहुड का कोई मोमेंट, या ये सब चीज़ें पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर होती हैं और ज़रूरत पर जैसे निकाल कर देख लेते हैं फिर वापस रख देते हैं। जंग ने कहा कि ईगो और पर्सनल अनकॉन्शियसनेस के दरमियान हमेशा 2 वे ट्रैफिक होती है, यानी दोनों एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की। जंग के अकॉर्डिंग जब पर्सनल अनकॉन्शियस में एक्सपीरियंसेस बढ़ जाते हैं तो वो एक दूसरे से क्लस्टर या ग्रुप्स बनाना स्टार्ट हो जाते हैं, और इन्हीं ग्रुप्स को जंग ने कॉम्प्लेक्स कहा है। यानी कॉम्प्लेक्सेस असल में एक पैटर्न है इमोशंस का, मेमोरीज़ का, विशेस का या फिर परसेप्शंस का, जो एक कॉमन थीम के अराउंड ऑर्गेनाइज हुआ होता है। फॉर एग्जांपल किसी के अंदर पावर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यानी वो इंसान हमेशा पावर और स्टेटस के बारे में सोचता रहता है। ये चीज़ उसके बिहेवियर को डायरेक्ट करती रहती है। शायद वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे या फिर एक फास्ट कार या मोटर कार लेकर अपना पावर शो करने की कोशिश करे। कॉम्प्लेक्सेस कॉन्शियस भी हो सकते हैं और अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। जब वो अनकॉन्शियस होते हैं तो वो इंसान को खुद भी समझ नहीं आते कि क्या है और उनका बिहेवियर किस चीज़ की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, लेकिन दूसरे लोग आसानी से वो देख सकते हैं। ठीक है, हर कॉम्प्लेक्स हार्मफुल नहीं होता, कुछ कॉम्प्लेक्सेस यूज़फुल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अचीवमेंट कॉम्प्लेक्स या परफेक्शन कॉम्प्लेक्स इंसान को मोटिवेट करते हैं कि वो हार्ड वर्क करे, अपने स्किल्स डेवलप, सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ाए और सक्सेस अचीव करने की कोशिश करे। जंग का मानना था कि कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ हमारे पर्सनल चाइल्डहुड या अडल्ट एक्सपीरियंसेस नहीं होते, बल्कि उनकी रूट हमारे एंसेस्ट्रल एक्सपीरियंसेस में भी हो सकती है, जो हमारे स्पीशीज़ की कलेक्टिव हेरिटेज का पार्ट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जंग के सबसे कंट्रोवर्शियल और यूनिक कॉन्सेप्ट की, यानी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की। जंग के अकॉर्डिंग जैसे हर इंसान अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अपने पर्सनल अनकॉन्शियस में स्टोर करता जाता है, वैसे ही पूरी ह्यूमैनिटी एज ए स्पीशीज़ अपने एंसेस्टर्स के एक्सपीरियंसेस को एक कलेक्टिव स्टोरेज में रखती है। इसी कलेक्टिव स्टोरेज को जंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का नाम दिया। ये एक ऐसी हेरिटेज है जो हर जनरेशन अगले जनरेशन को पास करती है, यानी हमारी प्रीमेटिव पास्ट, हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अभी भी हमारे साइकी का हिस्सा बनी हुई है और हमारे प्रेजेंट बिहेवियर को किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जंग ने क्लेरिफाई किया कि हम डायरेक्टली एक्सपीरियंसेस इनहेरिट नहीं करते। फॉर एग्जांपल हम स्नेक का फेयर इनहेरिट नहीं करते, बल्कि सिर्फ एक पोटेंशियल इनहेरिट करते हैं कि हमें स्नेक्स से डर लग सकता है, यानी हम प्री डिस्पोज्ड होते हैं बिहेव और फील करने के लिए वैसे ही जैसे लोग हमेशा से करते आए हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये बनता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के कुछ यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस हर जनरेशन ने फेस किए हैं, जैसे बर्थ और डेथ, एक मदर फिगर का होना, डार्क का अननोन फेयर, किसी गॉड लाइक पावर की वर्शिप करना और एक इविल फेस से डरना। ये रिपीटेड यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस हर इंसान की साइकी पे एक इम्प्रिंट छोड़ जाते हैं। जंग के अकॉर्डिंग जब एक बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ऑलरेडी एक प्री डिस्पोजिशन होती है कि वो अपनी मदर को एक नर्चरिंग और प्रोटेक्टिंग फिगर की तरह परसीव करे। अगर माँ वैसे ही बिहेव करती है तो बेबी की प्री डिस्पोजिशन रियलिटी से मैच कर जाती है। जंग ने ये कॉन्सेप्ट सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं बनाया बल्कि अपनी रिसर्च से सपोर्ट किया इस कॉन्सेप्ट को। उन्होंने एक्सीडेंट, मैथ्स, कल्चर्स और रिलीजन्स को स्टडी किया और देखा कि अलग अलग जगहों पर अगले ज़मानों में लोग सेम टाइप के सिंबल्स और थीम्स यूज़ करते रहे हैं। ये सिंबल्स ना ओरली ट्रांसमिटेड हुए, ना लिख कर किसी ने शेयर किए, फिर भी दुनिया के डिफरेंट कल्चर्स में सेम सिंबल्स एग्जिस्ट करते थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि जंग के पेशेंट्स भी अपने ड्रीम्स और फैंटेसीज में वही सिंबल्स और जो कॉमन मैथ्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं जो उन्होंने अपने एंशिएंट कल्चर्स में देखे होते थे। जंग के लिए इसका एक ही एक्सप्लेनेशन था कि ये सब कलेक्टिव अनकॉन्शियस में स्टोर है और हर इंसान उन तक एक्सेस रखता है। अगर हम आर्कीटाइप्स की बात करें तो जंग के मुताबिक ये वो एंशिएंट एक्सपीरियंसेस हैं जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस में स्टोर्ड थे। ये एक्सपीरियंसेस रिकरिंग थीम्स या पैटर्न्स की फॉर्म में अपीयर होते हैं, जिसे जंग ने आर्कीटाइप्स या प्रीमोडियल इमेज का नाम दिया था। हर ह्यूमन एक्सपीरियंस जो हर जनरेशन में रिपीट होता है वो हमारी साइकी पे इम्प्रिंट कर जाता है और हमारी जो ड्रीम्स और हमारी जो फैंटेसीज़ होती हैं वो उनमें एक्सप्रेस होता रहता है।
और जंग ने कुछ मेजर आर्कीटाइप्स आइडेंटिफाई किए, हीरो, मदर, चाइल्ड, गॉड, डेथ, पावर, वाइस मैन और भी कुछ। लेकिन कुछ आर्कीटाइप्स कंसिस्टेंटली हमारी साइकी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे पर्सोना। पर्सोना बेसिकली एक मास्क होता है जिसे एक्टर्स वेयर करते हैं ताकि वो एक्टिंग कर पाएँ। पर्सोना का मतलब बनता है वो पब्लिक फेस जो हम दूसरों के सामने दिखाते हैं, जो असली में हम नहीं होते। पर्सोना ज़रूरी है क्योंकि लाइफ में हमें मल्टीपल रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, स्कूल, जॉब, सोशल इंटरेक्शन के लिए। लेकिन अगर हम बिलीव करने लग जाएं कि ये रोल हमारी ट्रू पर्सनैलिटी है या हमारी ट्रू नेचर है, तो ईगो पर्सोना के साथ आइडेंटिफाई करने लगता है, जो इन्फ्लेशन ऑफ पर्सोना का रीज़न बन सकता है। इस सिचुएशन में या तो हम दूसरों को डिसीव कर रहे होते हैं या खुद को। नेक्स्ट आ जाता है एनिमा या एनिमस। जंग के मुताबिक ह्यूमंस एसेंशियली बायसेक्सुअल होते हैं। हर मेल साइकी में फेमिनिन एक्सपेक्ट यानी एनिमा होता है और फीमेल साइकी में मैस्कुलिन एक्सपेक्ट यानी एनिमस होता है। ये अपोजिट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जंग के अकॉर्डिंग ये दोनों एक्सपेक्ट्स जो हैं वो एक्सप्रेस होने चाहिए। अगर ये डोरमेंट रहेंगे तो पर्सनैलिटी वन साइडेड हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है शेडो। ये सबसे पावरफुल आर्कीटाइप है और इसमें प्रीमेटिव एनिमल इंस्टिंक्ट्स होती हैं। सोसाइटी के नज़दीक ये इविल और इमोरल बिहेवियर्स का सोर्स है। हमें इन इंस्टिंक्ट्स को टेम करना होता है वरना सोसाइटी पनिश कर सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शेडो सिर्फ इविल नहीं होता, ये वाइटैलिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी और इमोशंस का भी सोर्स हो सकता है। अगर शेडो को कम्प्लीटली सप्रेस कर दिया जाए तो पर्सनालिटी डल और लाइफलेस हो जाती है। ईगो का काम यह है कि एनिमल इंस्टिंक्ट्स को रेगुलेट करे इनफ रिप्रेशन के साथ ताकि हम सिविलाइज्ड लगें और इनफ एक्सप्रेशंस के साथ ताकि क्रिएटिविटी और एनर्जी मेंटेन हो सके। अगर शेडो रिवोल्ट कर जाए तो पर्सन अनकॉन्शियस के कंट्रोल में आ जाता है, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ आर्कीटाइप की, जो जंग के मुताबिक पर्सनालिटी का अल्टीमेट गोल है। सेल्फ आर्कीटाइप रिप्रेस करता है यूनिटी, इंटीग्रेशन और हार्मनी ऑफ टोटल पर्सनालिटी। मतलब ये आर्कीटाइप हमें गाइड करता है कि कैसे हम अपनी पर्सनालिटी के अलग अलग पार्ट्स को बैलेंस और इंटीग्रेट कर सकते हैं। जंग का प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट यहाँ पे अप्लाई होता है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस को एसिमुलेट करना पड़ता है। जब ये एसिमुलेट हो जाते हैं तो ईगो सेंटर से शिफ्ट होकर एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है, जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बिल्कुल सेंटर में होता है। इस प्रोसेस का रिजल्ट ये होता है कि अनकॉन्शियस मटीरियल हमारी पर्सनालिटी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्हेंस होती है। लेकिन ये प्रोसेस एक फ्यूचर गोल है जिसमें हमेशा स्ट्राइव करना पड़ता है, मगर रेयरली फुली अचीव होता है। सेल्फ हमें पुल करता है फ्रॉम अहेड, मतलब ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है जो हमें फ्यूचर की तरफ गाइड करती है, अनलाइक पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हमें पुश करते रहते हैं। सेल्फ का इमर्जेंस तब पॉसिबल है जब बाकी सिस्टम ऑफ साइकी डेवलप हो चुके हों, जो यूजुअली मिडिल एज के आसपास होते हैं। ये एक जंग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पीरियड होती है। एक्चुअलाइजेशन ऑफ सेल्फ इन्वॉल्व करता है गोल्स और प्लान्स फॉर फ्यूचर, एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ वंस एबिलिटी और सेल्फ नॉलेज। और ये याद रहे कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इम्पॉसिबल है विदाउट सेल्फ नॉलेज। ये प्रोसेस डिमांडिंग है, रिक्वायर करता है परसिस्टेंस, परसेप्टिवनेस और विजडम। अब यहाँ पर हमारा जो एक्सपेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जो भी चीज़ आपको अच्छे से ना समझ आई हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।